नमस्कार। कभी सोचा है कि दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच पर लगाई गई एक छोटी सी शर्त और एक बड़ी सी इंश्योरेंस पॉलिसी, इन दोनों में कानूनी तौर पर क्या फर्क है? देखा जाए तो दोनों ही किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करते हैं, है ना? तो आज हम कानून की इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम समझेंगे बाजी संविदा, जिसे हम कहते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और संयोगिक संविदा यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच का वो महीन सा अंतर। तो ये जो सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार है। सवाल है, बाजी संविदा की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्व बताइए। बाजी और संयोगिक संविदा में अंतर कीजिए। हम इसे टुकड़ों में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये बाजी संविदा यानी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो किसी भी अग्रीमेंट को कानूनी तौर पर एक बाजी बना देती हैं। और फिर हम इसके और संयोगिक संविदा के बीच के सबसे जरूरी फर्क को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 30 इस बारे में बिल्कुल साफ साफ और सीधी बात कहती है। ये कहती है, बाजी लगाने की रीति के करार शून्य होते हैं। अब ये जो शब्द है ना, शून्य या वॉइड, कानून में इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में ऐसे एग्रीमेंट का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन इसका असल में क्या असर पड़ता है? क्या आप जीती हुई रकम मांग सकते हैं? चलिए इसी को और गहराई से समझते हैं। बाजी संविदा को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही मशहूर कानूनविद विलियम एंसन की परिभाषा को देखते हैं। उनके हिसाब से बाजी एक अनिश्चित घटना के होने या ना होने पर कुछ पैसे या पैसे के बराबर की कोई चीज देने का वादा है। देखिए, इस परिभाषा में 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, एक वादा। दूसरा, वो वादा पैसों या किसी कीमती चीज के लिए है। और तीसरा, ये सब कुछ एक अनिश्चित घटना पर टिका हुआ है। अब देखते हैं जस्टिस हॉकिंस की परिभाषा, जो इस बात को और भी ज्यादा साफ कर देती है। उन्होंने कहा कि बाजी संविदा वो है जिसमें 2 लोग किसी भविष्य की अनिश्चित घटना के बारे में बिल्कुल अलग-अलग, मतलब विपरीत राय रखते हैं और इस बात पर सहमत होते हैं कि घटना के एक खास तरीके से होने पर एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। मतलब यहां एक की जीत पक्के तौर पर दूसरे की हार होती है। तो किसी भी एग्रीमेंट को कानूनी तौर पर बाजी या वेजर मानने के लिए उसमें इन 8 शर्तों का होना बेहद जरूरी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली बात, पैसे या किसी कीमती चीज को देने का वादा होना चाहिए। दूसरी बात, ये वादा किसी घटना के होने या ना होने की शर्त पर आधारित हो। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि वो घटना अनिश्चित हो, मतलब किसी को भी पक्का न पता हो कि आखिर होगा क्या। चौथा, दोनों पार्टियों के पास जीतने या हारने का मौका होना चाहिए, ये एक तरफा नहीं हो सकता। पांचवां, जो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है, एक का नुकसान दूसरे का फायदा होना चाहिए। छठा, दोनों पार्टियों का इरादा सिर्फ दांव लगाने यानी जुआ खेलने का होना चाहिए, किसी बिजनेस का नहीं। सातवां, उस घटना के नतीजे पर किसी भी पार्टी का कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और आखिर में आठवां, दांव पर लगी रकम के अलावा उस घटना में उनका कोई और असली हित, कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और यही वो आखिरी पॉइंट है जो इसे इंश्योरेंस जैसे कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग कर देता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो अब जब ये 8 जरूरी बातें साफ हो गई हैं, मुझे लगता है कि आपको यह विश्लेषण काफी मददगार लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कानून से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए उन 8 नियमों को इस आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अ और ब एक शर्त लगाते हैं। अ कहता है कि अगर आज बारिश नहीं हुई तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, और ब कहता है कि ठीक है, अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। अब देखिए, यहां वो सारी बातें मौजूद हैं। पैसे का वादा है जो कि 500 रुपये है, घटना अनिश्चित है यानी बारिश का होना या न होना, दोनों के पास जीतने और हारने का मौका है, और सबसे जरूरी बात, अ का नुकसान ब का फायदा है और ब का नुकसान अ का फायदा। तो ये एक परफेक्ट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। सोचिए एक क्रिकेट मैच पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन अ और ब दोनों को उसका नतीजा नहीं पता। वो आपस में मैच के नतीजे पर शर्त लगा लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि घटना तो हो चुकी है, तो ये बाजी कैसे हुई? लेकिन कानून की नज़र में ये भी एक बाजी है। क्यों? क्योंकि भले ही घटना हो चुकी है, पर उन दोनों के लिए यानी अ और ब के लिए उसका नतीजा अनिश्चित है। कानून ये नहीं देखता कि घटना हुई है या नहीं, कानून ये देखता है कि क्या शर्त लगाने वालों को उसका नतीजा पता है। तो इसका कानूनी अंजाम क्या होता है?
जैसा कि हमने धारा 30 में देखा, बाजी का करार शुरू से ही शून्य होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में इसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर कोई बाजी में पैसे जीत भी जाता है तो वो उन पैसों को वसूलने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता, वो मुकदमा दायर नहीं कर सकता। कानून ऐसे समझौतों को लागू करने में कोई मदद नहीं करता, साफ मना कर देता है। तो सवाल उठता है कि क्या हारा हुआ पैसा कभी वापस मिल सकता है? हाँ, यहाँ एक बहुत छोटी सी कानूनी गुंजाइश है। अगर शर्त के पैसे किसी तीसरे व्यक्ति के पास जमा कराए गए हैं, जिसे हम स्टेक होल्डर या पणधारी कहते हैं, तो हारने वाला व्यक्ति अपने पैसे वापस मांग सकता है। लेकिन इसकी एक बहुत सख्त शर्त है, उसे ये मांग विजेता को पैसे दिए जाने से पहले करनी होगी। हैम्पडन वी वॉल्श जैसे ऐतिहासिक केस में यही सिद्धांत तय हुआ था। एक बार पैसा विजेता के हाथ में चला गया तो समझ लीजिए उसे वापस पाने का कोई भी कानूनी रास्ता बंद हो जाता है। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि बाजी संविदा शून्य यानी वॉइड होती है, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। भारत में इस कानून को लेकर एक बहुत जरूरी अपवाद है जो जगह के हिसाब से बदल जाता है, और इसे समझने के लिए हमें दो कानूनी शब्दों का फर्क जानना होगा। पहला है शून्य यानी वॉइड और दूसरा है अवैध, इल्लीगल। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये स्लाइड एक बहुत बड़े कानूनी अंतर को दिखाती है। देखिए, बाईं तरफ महाराष्ट्र को छोड़कर लगभग पूरे भारत में बाजी के करार सिर्फ शून्य होते हैं, वॉइड होते हैं, अवैध नहीं। इसका एक बड़ा असर ये होता है कि बाजी से जुड़े जो दूसरे एग्रीमेंट हैं, जिन्हें हम कोलैटरल एग्रीमेंट्स कहते हैं, वो वैध हो सकते हैं। जैसे अगर किसी ने बाजी लगाने के लिए कर्ज लिया तो वो कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और कर्ज देने वाला पैसे वापस मांग सकता है। लेकिन दाईं ओर देखिए, महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां बाजी के करारों को अवैध माना जाता है और इसका सीधा असर ये होता है कि बाजी से जुड़ा कोई भी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि वो कर्ज वाला एग्रीमेंट, वो भी अपने आप शून्य हो जाता है। मतलब वहां बाजी के लिए दिया गया कर्ज भी वसूला नहीं जा सकता। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अक्सर लोगों को बाजी संविदा यानी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और संयोगिक संविदा यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए अब इन दोनों के बीच के जो बड़े बड़े अंतर हैं उन्हें बिल्कुल साफ तौर पर समझते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच के 5 मुख्य अंतरों को बहुत अच्छे से समझाती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है इरादा। बाजी में इरादा सिर्फ पैसा जीतने या हारने का होता है, जबकि संयोजिक संविदा में मकसद किसी काम को करना या ना करना होता है। दूसरा, कानूनी स्थिति। बाजी संविदा धारा 30 के तहत हमेशा शून्य होती है, जबकि संयोजिक संविदा धारा 31 के तहत पूरी तरह से वैध होती है। तीसरा, हित या इंटरेस्ट। बाजी में पार्टियों का इंटरेस्ट सिर्फ दांव पर लगे पैसों में होता है, लेकिन संयोजिक संविदा में, जैसे कि इंश्योरेंस, आपका अपनी गाड़ी या घर में एक असली हित होता है। चौथा, घटना की प्रकृति। बाजी में अनिश्चित घटना ही सब कुछ है, वही कॉन्ट्रैक्ट की नींव है, जबकि संयोजिक संविदा में घटना सिर्फ मुख्य कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी एक शर्त होती है। और आखिर में उनका रिश्ता। हमेशा याद रखिए, हर बाजी संयोजिक होती है क्योंकि वो एक अनिश्चित घटना पर निर्भर करती है, लेकिन हर संयोजिक अनुबंध बाजी नहीं होता। इंश्योरेंस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आखिर में इन दोनों के बीच की सबसे बड़ी और मोटी लकीर क्या है? सीधी सी बात है, बाजी संविदा किस्मत का खेल है, एक दांव के लिए खेला गया चांस का गेम। ये एक जीरो सम गेम है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। वहीं दूसरी तरफ एक संयोगिक संविदा एक असली और वैध समझौता है जो भविष्य की अनिश्चितता से सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसमें पार्टियों का उस घटना में दांव के पैसों के अलावा भी एक वास्तविक हित होता है। एक सिर्फ मौका है, दूसरा सुरक्षा, और यही इन दोनों के बीच का मूल अंतर है।